नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज के हमारे मेहमान हैं ललितपुर कांग्रेस के नेता नवनीत केलेदार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक चैनल में। नमस्कार भैया। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे 2024 लोकसभा का चुनाव आ गया है जी। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो बुंदेली दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूँ। और चुनाव तो रैलियां भी एक तरह से शुरू हो गई हैं और तैयारी का ये है कि हमारे राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें जो हमारे मुद्दे हैं, किसान न्याय, महिला न्याय, रोजगार का न्याय, इन न्याय को लेकर के ही वो जनता के बीच में जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी हमारे कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार है और बदलाव की जो बयार बह रही है और जनता में जो हम लोग अंडर करंट देख रहे हैं, जनता इस सरकार से बहुत दुखी है। चाहे जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ भी लोग बहुत दुखी हैं और दुखी हैं लोग, तो निश्चित है कि उसका लाभ विपक्ष को मिलता है। और हमारे कार्यकर्ता भी, हम लोग भी स्थानीय मुद्दों पर लेकर के सतत प्रयत्नशील रहते हैं, तो हमारी तैयारी पूर्ण है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जी से आपका गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो सब कुछ ठीक चल रहा है? यहाँ भी गठबंधन हो गया जिले में? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप प्रयागराज संगम जी में गए होंगे, तो जब दो धाराएं मिलती हैं तो जहाँ मिलती हैं वहाँ कुछ कलर अलग दिखता है, लेकिन एक बार जब मिल जाती हैं तो एक रंग में हो जाती हैं। वही हमारा है कि जो पिछड़े दलित की बात हमारे राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे थे और पिछड़े दलित कम्युनिटी की बात हमारे अखिलेश जी ने भी की है। तो जो कमजोर वर्ग है, वो चाहे सवर्ण में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे अदर कम्युनिटी में हो, गरीब की जो आवाज़ है उसको राहुल गांधी जी प्रमुखता से उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं। और उस आवाज़ में जो लोग भी उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, चाहे हमारे यहाँ अखिलेश जी हों, चाहे झारखंड में सोरेन जी हों, चाहे अभी आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन किया है कुछ सीटों पर, कुछ राज्यों में, तो जहाँ भी हमारा गठबंधन होगा, नेता आपस में मिल जाएं, कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, हम लोग गंगा जमुना मिल करके फिर एक रूप। इस बार गठबंधन का महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई से पूरा देश आहत है और सभी लोग इस देश में परेशान हैं। बेरोजगारी के कारण महंगाई और भारी लग रही है। साथ ही जहाँ जहाँ भी हम तो ये देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में महिलाओं का शोषण हो रहा हो, अंकिता भंडारी के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, वहाँ न्याय नहीं मिला, उल्टे जो पत्रकार उसकी आवाज़ उठा रहे उसको दबा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है कि आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो भी विपक्षी आंदोलन करेगा, मांग करेगा, कोई पत्रकार मांग उठाएगा, उसको दबाया जाएगा। यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक आदमी ने अपने बच्चों के साथ फांसी लगाई। हमीरपुर की घटना है, 5-7 दिन पहले भट्टा मालिक ने बच्चियों के साथ गलत किया, 2 बच्चियों ने फांसी लगा ली। अब न्याय तो मिला नहीं और उसके पिता ने भी कल फांसी लगा ली। तो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सुनवाई नहीं। और यही हाल केंद्र सरकार का। डबल इंजन की सरकार है, डबल तरीके से जनता को कुचल रही है और कोई कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। जो आवाज़ उठाएगा उसको दबाया जाएगा। ये चल रहा है, तो लोगों में भारी आक्रोश है, परेशानियां भी। ललितपुर जनपद में मैंने देखा पलायन एक विशेष समस्या बनी हुई है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बुंदेलखंड का जो हमारा क्षेत्र है, ये पहले से ही सूखा रहा है, परेशान रहा है, गरीब रहा है देश के अंदर, और इसमें पलायन हमेशा से कारण रहा है। लेकिन जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने इस समस्या को ध्यान में रखा। आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पे आए और उन्होंने घोषणा की कि प्रदीप जी को अगर आप लोग जिताते हैं तो हम मंत्री बनाएंगे। मंत्री भी बनाया और यहाँ के वो आदिवासियों के घर में गए राहुल जी। तो उनकी स्थिति देखने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बुंदेलखंड विकास पैकेज 7,000 करोड़ रुपए का दिया था। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जगह जगह यहाँ पे बड़ी बड़ी मंडियाँ बनी हैं, कई नहरें बनी, कई तालाब बने, पोखर बने और भी कई बहुत सारी योजनाओं उनसे हुई। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी वो मंडियाँ बंद पड़ी हैं और हमारी सरकार 4-4 कर्मचारी भी वहाँ पे नियुक्त नहीं कर पाई है। तो पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं है। उस काम को देखने के लिए नरेगा जैसी एक महत्वपूर्ण योजना देश में लागू की गई थी और उससे अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था और 23 करोड़ लोग देश की गरीबी रेखा से ऊपर आ गए।
लेकिन अब 27 करोड़ लोग पुनः गरीबी में पहुंच गए। तो इन्होंने उस नरेगा को बराबर कमजोर किया है और नरेगा जैसी योजनाएं आना चाहिए। हम लोगों के समय तो मांग हम लोग ये कर रहे थे कि 100 दिन की जगह इसको बड़ा करके 150 दिन किया जाए, 200 दिन किया जाए। आज आप आंकड़े निकाल लीजिए, 20 दिन से लेकर 50 दिन का काम भी प्रधान बता रहे हैं पेमेंट भी नहीं हो रहा है। उन्होंने रोक दिया है, वो चाहते नहीं है। वो एक बार 5 दिन काम करवा लेते हैं, 3-4 महीने लेबर वहां घूमती रहती है चेक लेकर के, अपने किताब लेकर के बैंकों में, और इससे हल्ला मचा रहता है नरेगा चल रही है, काम नहीं हो रहा है। अगर नरेगा चलती, लोगों के पास पैसा आता तो बाजार चलते, बाजार में डिमांड बढ़ती तो फैक्ट्रियां चलती, वहां भी काम निकलता, तो गांव के लड़के वहां जाके काम करते, महिलाएं यहाँ नरेगा में काम करती हैं। लेकिन ये सब सिस्टम नहीं है, तो अब बची कुछ जगह पे जहाँ काम है पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। अभी ओलावृष्टि हो गई, सरकार तो मानेगी नहीं, पर किसान को तो नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि हुई जी, सरकार ने कुछ पैसा भी दिया, यहाँ के लेखपाल अधिकारियों ने जी, अन्य अधिकारियों ने मिलकर ऐसी रिपोर्ट लगाई है कि यहाँ पे कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। हाँ, तो लाल फीता शाही हावी है। जो अधिकारी कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी वही तो मान रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि की बात तो मान नहीं रहे हैं। अगर नुकसान नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ के मंत्री ने, विधायक ने क्यों चिट्ठी लिखी कि आकलन करिए और देखिए, क्योंकि लोग उनके पास जाते, किसान रोए, चीख रहे हैं। लेकिन मानना तो अधिकारी की है, जनता की तो कोई सुनवाई है ही नहीं कहीं पे। और सीधा सिस्टम है, पिछले आप कई साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, नेट पे ही मिल जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए का फायदा बीमा कंपनियों को हुआ है। हर साल हजारों करोड़ रुपया बीमा कंपनियों को जाता है, और आप कहें रिटर्न में कुछ नहीं। तो ये सब सिस्टम चल रहे हैं इस सरकार। ललितपुर में कुछ काम हुआ है? ललितपुर में देखिए, सड़क, बिजली, पानी, कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनके लिए बजट हर जिले के लिए आवंटित होता है, तो यहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ होता है। तो वो जो होता है मिलता है, जैसे निधि मिलती ही है विधायक जी को, सांसद जी को निधि मिलती है, तो वो खर्च हो जाती है। लेकिन अगर कोई हम लोग यहाँ चाहें कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके आए हों जिससे यहाँ कुछ और डेवलपमेंट हो, जैसे हमारे प्रदीप जैन जी के समय पे यहाँ पे रेल नीर का कारखाना खोलने का प्रोजेक्ट पास हुआ था, लेकिन आदरणीय उमा जी ने उसे भोपाल शिफ्ट करवा दिया। उससे 2-4 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सकता था। ये मंडियाँ चालू हो जाती तो इनसे लाभ मिल सकता था, लेकिन वो तो मंडी सिस्टम ही ये सरकार खत्म करना चाह रही थी। 3 कानून वो ऐसे लेके आए थे, वो तो ये कहो कि किसानों ने 1 साल अपना जान तक की कुर्बानी दी, उन कानूनों को रद्द कराया। नहीं तो उनका तो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदें, बड़े बड़े गोदाम भरे जाएं और लोग अपने फिर 5 किलो की राशन की लाइन में लगे रहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार जी, इसके बारे में क्या कहें? ये उनका कॉन्फिडेंस आता है ईवीएम की सेटिंग से। अभी सुप्रीम कोर्ट से बहुत से वकीलों ने चुनाव आयोग से मांग की कि आप हमें 50 मशीन दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक ये कहता रहा है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, उसको कोई टच नहीं करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो वीवीपैट है उसको कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर रामलाल लड़ रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह का प्लेट है। उनको ऐसे मालूम पड़ता है कि जब जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं चुनाव में, और जब वो नाम वापसी कर लेते हैं, तो नाम वापसी के बाद जो फाइनल नाम होते हैं उनको उनमें प्लग लगा करके फीड किया जाता है हर वीवीपैट मशीन में। और यहाँ पे इंजीनियर आते हैं, वो भी सरकारी नहीं, सरकारी कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए प्राइवेट। तो अब आप बताइए, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप क्या उसमें फीड कर रहे हो, उसके साथ कौन सा मालवेयर जा रहा है, कौन सा प्रोग्राम सेट हो जा रहा है, वो किसको मालूम है। तो उसकी पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है, और चुनाव आयोग का ये वचन था कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएंगे। तो पारदर्शी तो रहा नहीं। आपने पहले हमें मशीन दिखा दी, देखिए सील लगी है, ये है, अब उसमें फिर प्लग लगा के क्या उसमें जा रहा है, कौन दिख रहा है, कौन सा प्रोग्राम जा रहा है। और अब तो कई लोगों ने डेमो करके दिखा दिया है, आपने भी देखा हो, केला की जगह सेब छप के आ रहे हैं वीवीपैट में। और उनका आरोप ये है कि पहले 15 सेकंड को लाइट जलती थी तो कांच में वीवीपैट के में, अब 7 सेकंड कर दिया है। पहले कांच सफेद था, उसको काला कर दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को एडीआर ने और विपक्ष की पार्टियों ने चुनाव आयोग से इन प्रश्नों का उत्तर मांगा, लेकिन वो नहीं दे रहे। आज 6 महीने हो गए,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो सनातन विरोधी है, ये लोग मंदिर दर्शन करने नहीं आए, राम मंदिर का। नहीं, मंदिर दर्शन करने का मामला धर्म का अपने ऊपर है। हम अपनी सुविधा से अपने हिसाब से जाएंगे। इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। आज 10 साल बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी अपने किसी काम को लेकर वोट मांग पा रहे? नहीं मांग पा रहे। तो क्या करेंगे? मंदिर नहीं गए। आप तो ये बताओ, आपने कितने अभी जो नौकरी निकाली वो क्यों नहीं मिली? हम तो ये पूछ रहे। अंदर तो हम जाएंगे, जाते हैं, हर कांग्रेसी जाता है, और उनके पहले गए, बाद में भी जाएंगे। हमारे जयराज जी गए थे, लेकिन अब इनके हिसाब से तो अलग बात है। हमारा ये है कि हम लोग रोटी रोजगार, काम धंधे, बच्चों की ये परीक्षाएं नहीं हो पा रही। 5-5 साल में आप जॉब निकाल लें, उसके बाद पेपर नहीं हो पा रहे। कितने ही लोग ओवरेज हो जा रहे हैं। पेपर लीक जी हुआ है, अभी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ, कैंसिल किया है जी, आरओ का भी किया है जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जिन लोगों ने लीक किया है उन पर कड़ी कार्रवाई हो आगे से। अब ऐसा ना हो, क्योंकि जो हो गया उसको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपके शासन में बताया जा रहा है शायद 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, और एक राज्य की समस्या नहीं है, लगभग हर राज्य में यही हो रहा है। यूपी बोर्ड का भी हो गया। तो कहाँ सो रहा है प्रशासन? इस में ये लगता है कि इस सरकार में क्राइम मैनेजमेंट के लिए काम नहीं हो रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए काम हो रहा है। न्यूज अच्छी छपना चाहिए, तारीफ जय जयकार छपना चाहिए, और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो तो ये आ रहा है चुनावी बॉन्ड से। क्यों जाके रोक रहा है बॉन्ड को बताने के लिए? स्टेट बैंक समय मांग रहा है कि हम 30 जून के बाद बताएंगे। आप तो कहते हैं कि भैया पूरा डिजिटल इंडिया हो गया, 5 रुपए का पेमेंट भी करो, रोज एडवर्टाइज जा रहा है इसमें, हर पेमेंट वाला उसका वो सब रिकॉर्ड है। तो जो 5 रुपए वाले का रिकॉर्ड रखेंगे, 200 करोड़ किसने दिए, किस कंपनी ने दिए, उसका रिकॉर्ड नहीं है स्टेट बैंक के पास। तो ये सब मिले हुए हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इस तरीके से काम कर रही कि हेडलाइन मैनेजमेंट हो, पूरे देश में क्राइम हो। पूरा मणिपुर जो है आज 9 महीने हो गए, कोई भाजपा का नेता नहीं गया। वहां किसान बैठे हैं हरियाणा के बॉर्डर पे, वहां आरक्षण आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा है। तो पूरे देश के हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन आप टीवी देखेंगे तो आपको राम राज्य दिखाएंगे और चमचमाता हुआ मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ललितपुर झांसी लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जी। आपका गठबंधन सपा से है जी। आपका प्रत्याशी कब तक घोषित होगा? आज ही कल मैं अभी पढ़ रहा था न्यूज, शायद 100-200 कैंडिडेट की घोषणा होने वाली है। तो हो सकता है उसमें ही हो जाए, पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में। अब ये तो 2-4 दिन में संभव है। ललितपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो आपका गठबंधन में सहयोग करेंगे। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी अपने उसके खिलाफ जाएगा। कोई उपलब्धि नहीं है, ईमानदारी से पूछ लो। राम गंगा गाय की बात छोड़ के आप उस पर भी मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो कोर्ट का ऑर्डर था, बंद नहीं था मंदिर। लेकिन आप उनसे पूछ लो कि आपके सांसद जी का क्या उपलब्धि है ललितपुर के लिए, पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ललितपुर जनपद में जी जो अवैध खनन और इन सब के माफिया थे, उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रही है। प्रतिदिन घोषणाएं हो रही हैं। कल भी कई समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, हम बोल चुके इस पे कि उन्हें हेडलाइन मैनेजमेंट से मतलब है। आप कितने बड़े अपराधी हो उत्तर प्रदेश में, आपने कुछ भी गलत काम किया हो, यहाँ तक कि अगर आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, वो आप केवल एक सामान्य पार्टी के दूसरे के कार्यकर्ता हैं लेकिन प्रखर हैं, आप कोई पत्रकार हैं लेकिन प्रखर होकर के विरोध करते हैं जनता की, तो आपको भी कहीं ना कहीं आवाज को दबाने का काम किया। इन नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप पार्टी में, आप देख लीजिए वो सौमित्र राय भी हुए हैं कल शामिल बंगाल के। जनवरी में ईडी ने उनके यहाँ छापा मारा है, वो मार्च में 6 मार्च को वो शामिल हो गए हैं। और जितने भी हैं तो कहीं ना कहीं दबाव में हैं, और क्या करेगा आदमी। और अभी सपा का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव को सीबीआई की तरफ से नोटिस पहुंच गया। यही हम लोग कह रहे हैं कि संस्थाएं भी जो है न्याय नीति के हिसाब से काम नहीं। अगर किसी ने गलत किया है, किसी पार्टी का है, अगर सब पे कार्रवाई होती तो हमें भी खुशी होती कि चलो कोई सरकार आई है, मजबूत सरकार, जो ये नहीं देख रही कि ये कांग्रेस के हैं, ये भाजपा के हैं, ये विपक्षी के हैं। लेकिन हो ये रहा है कि टारगेट किया जा रहा है विपक्षियों को, और जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। देश की आजादी में ललितपुर के किलेदार
परिवार का नाम आता है कि बहुत बड़ा योगदान रहा, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये 1902 में कांग्रेस की स्थापना, आज हम जिस घर में बैठे हैं इसका रूप परिवर्तित हो गया है। तो इस घर में दाऊ नंद किशोर कलेदार जी ने की थी। उनके पुत्र ब्रजनंदन कलेदार, दोनों बाप बेटे ने मिलकर के यहाँ पर उस समय कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया। और यहाँ के उस समय के बहुत सारे लोगों ने, करीब 100-150 सेनानी हमारे जनपद में होंगे, उन सब ने त्याग तपस्या की और बहुत सारे अनजान लोग भी होंगे। तो ऐसे इनकी कुर्बानियों के बाद ये हमारा जनपद भी खड़ा हुआ है, ये हमारा देश भी खड़ा हुआ है। और इसलिए हम लोगों को ये ज़्यादा फिक्र रहती है कि भले किसी की सरकार हो, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपने बोलने की आवाज़ के लिए उनको छूट होना चाहिए, लेकिन इस सरकार में ये सब नहीं हो रहा। और स्वतंत्रता आंदोलन में देश में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे ज्ञात अज्ञात, हम सब उन सबको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उस आंदोलन से निकला ये देश आगे अनंत काल तक स्वच्छंद रहे, सबको बोलने का हक हो, सबको रोटी रोजगार का हक हो, हम ये अपेक्षा करें। ललितपुर को जिला बने आज 50 वर्ष हो गए हैं जी। अभी 72 से वार्षिकोत्सव मनाया गया, उसका 50वीं सालगिरह बनाई गई। इसमें भी आपके परिवार की भूमिका रही है? जी, उस समय चूंकि नेतागिरी में, राजनीति में घर रहा है हमेशा से, तो उस समय जो मांग करने वाले थे उस समय भी, और दो तरह की मांग थी। एक ये थी कि भाई कुछ लोग चाहते थे कि इसे मध्य प्रदेश में मिला दिया जाए, क्योंकि हमारा जनपद चारों तरफ से मध्य प्रदेश में भरा है। कुछ लोग अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग भी थी, लेकिन इन सब मांगों के बीच में एक ये भी थी कि यहाँ इसको अलग से एक जिला बनाया जाए, झांसी का डिवीजन था। तो मांग की, और उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री है हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी और इसको जिला बनाया था। भ्रष्टाचार के बहुत वीडियो वायरल होते हैं ललितपुर से। अभी एक हॉस्पिटल का हुआ है, उसमें ब्लड बैंक का आया है मामला, आपने भी देखा होगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है सरकार में, ईमानदारी के नाम पे दोगुना हो गया है। और लेकिन हो ये रहा है कि अगर आप शिकायत करेंगे तो आप फंसाए जाएंगे। लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सिस्टम इतना मजबूत हो गया है इनका नीचे से ऊपर तक। अच्छा, होता ये था कि पहले जनप्रतिनिधि बीच बचाव करती थी, इस सरकार में तो उन प्रतिनिधियों को कुछ अता ही पता नहीं है। अपनी बत्तियों में घूम रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के कभी कोई नहीं मिल रहा है। वो आश्चर्य है कि 1-1 लाख वोट से कैसे जीत रहे हैं। तभी हम लोगों को शक जाता है कि जब काम नहीं किया तो 1 लाख वोट से कैसे जीते, तो हम लोग फिर मशीन के बारे में बोलने लगते। कुछ लोग उसकी मजाक भी उड़ाते हैं, तो हम लोग सुनते भी हैं भाई, लेकिन सच्चाई लगती है कि जब आपने काम नहीं किया, किसी से मिले नहीं 5 साल, हर डिपार्टमेंट में लूट है, लेकिन आप शिकायत करके देख लीजिए। हमें ये लगता है कि जो शिकायत करेगा वो थोड़ी देर में आपको देख लेना, वो फंसा मिलेगा। आवाज दबा रहे, बोलने नहीं दे रहे, न्याय नीति की बात नहीं हो रही। कार्रवाई हो तब तो डरे अधिकारी भाई। अभी यहाँ कोई निलंबित हो जाए, किसी पे केस हो जाए, तभी तो अधिकारियों में भय हो, लेकिन वो निर्भय है इस समय। आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले क्या कार्य होंगे? सबसे पहले तो हम लोग, बेरोजगारी इस समय बहुत तेज बढ़ चुकी है, तो हम जो सरकार से हमारी मांग है, घोषणा पत्र में भी इस पर रख रहे हैं कि देश में करीब 30 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन करेंगे, और उसमें से 15-20 लाख तो करीब खाली पद पड़े हुए हैं जो नहीं भरे गए हैं। इसके अलावा जो सेना स्थायीकरण था, जो अग्निवीर योजना है, इसको बंद कराएंगे, और एक सैनिक जो पहले होता था उस तरीके की सारी व्यवस्था करके सेना के लिए करेंगे। फिर महिलाओं के जो ये हो रहा है उनका उत्पीड़न, उसको रोकने के लिए और सख्त कानून बने और कार्रवाइयाँ तेज हों। साथ ही जिस तरीके से ये संवैधानिक संस्थाओं ने वो किया है, इनकी भी जांच कराएंगे कि इन लोगों ने किन के कहने पर ये लूट खसोट मचाई है, ये विपक्षियों को जो टारगेट किया है, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, ताकि आगे भी कोई की सरकार बने लेकिन वो अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी धार्मिक जो कार्यक्रम करते हैं वो दिखावा करते हैं सब। जी, अब दिखावा तो आजकल मोबाइल हर जगह है, सब लोग लेके जाते हैं, और मोबाइल से फोटो खींचना और समर्थकों द्वारा डालना ये कोई दिखावा तो है नहीं।
आदरणीय मोदी जी भी जाते हैं, योगी जी भी जाते हैं, किसकी फोटो नहीं है, किस मंदिर में नहीं है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अभी आदरणीय राहुल जी बनारस गए और वो भगवान के मंदिर गए भोलेनाथ के, तो वहाँ पहले उनको उनके जो कैमरे वाले थे उनको ले जाने से नहीं दिया गया। फिर प्रशासन ने 2 घंटे बाद कहा कि हम अपने कैमरे से फ़ोटो निकलवा देंगे पूजा में, तो वो निकलवाई, लेकिन वो दी नहीं। तो उन्हें बताना चाहिए कि राहुल गांधी मंदिर जाएं, पूजा करें, उन्हें क्या दिक्कत है। और फोटो डालना कोई रोक तो है नहीं, आजकल प्रचार तो सब सारे लोग कर रहे हैं, नेता हैं, कोई काम करेंगे तो डालेंगे, निश्चित है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो खासकर नौजवानों से हम यही अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग बदलाव लाइए अपने रोजगार के लिए, महंगाई को के खिलाफ में। और जिस तरीके से आप में आक्रोश होता था हमारी सरकार के समय, 5 रुपये भी सिलेंडर पे बढ़ जाते थे तो आप ट्वीट करते थे, आप लिखते थे, आप सड़क पे आते थे। लेकिन आज 1100 का हो गया, अभी 950 का चल रहा है, लेकिन आप कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हमारा नौजवान क्यों शांत है, और जबकि उसका शोषण अधिक हो रहा है। तो हम तो अपेक्षा करेंगे कि आप लोग बदलाव से लाइए। और एक वोट आपको 100 चीज़ देता है, जिस दिन नेताओं में उस वोट का डर खत्म हो जाएगा फिर वो आपकी नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सड़क पे हम लोगों की मदद करने के लिए आना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लिखिए और सरकार को क्रिटिसाइज करिए, तभी कुछ काम अच्छे से हो पाते हैं। ललितपुर में बजाज पावर प्लांट है जी, उसका जो कचरा है, राख है जो, वो कहीं ना कहीं किसानों के खेत में डाली जा रही है जी। इस पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसान बराबर आवाज उठा रहे हैं इसकी। किसान भी आवाज़ उठाते हैं, समय समय पे पत्रकार भी आवाज़ उठाते हैं, समय समय पे राजनीतिक पार्टियां भी आवाज़ उठाती हैं कि भाई इस प्रदूषण जब हमारा जिला झेल रहा है तो नौकरी चाकरी काम धंधे हमारे यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ऊपर इतनी ज़्यादा सेटिंग से सब काम हो रहे हैं, अधिकारी हों चाहे नेता हों, कोई बोलता ही नहीं। भाई हम लोगों की आवाज़ भी मीडिया है, फिर मीडिया के द्वारा हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेताओं तक पहुँच जाएगी। अब नेताजी खुद ही शामिल हो कहीं पे। मंडल के भी मैं यहाँ नगर अध्यक्ष हूँ, और हमारे जो डीएम साहब थे यहाँ हर माह एक व्यापारियों की मीटिंग होती है, तो हमने उनके समक्ष एक मांग रखी थी कि यहाँ करीब 10 साल पहले एक वो बनाया गया था इंडस्ट्रियल एरिया, तब से नहीं बनाया गया है। तो आप एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए। उन्होंने कहा हम जगह ढूंढ रहे हैं। उसके बाद बराबर पैरवी करते रहे तो बताया गया कि ठीक है 10 एकड़ जगह हम बनाएंगे, लेकिन बहुत शिथिल कार्य प्रणाली है। अगर वो बन जाए, कुछ लोग नए उद्यमी खड़े हों, तो अगर एक इंडस्ट्री छोटी भी लगती है तो 4-6 लोग उसमें काम करते हैं। तो किसी प्रकार रोजगार की व्यवस्था हमें अपने जनपद में करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी स्तर पर हमारी सरकार आएगी तो हम बड़ा पैकेज लाएंगे और यहाँ पर इंडस्ट्रियों को खड़ा करेंगे, काम धंधे लोगों को यहीं मिले, पलायन रुके। आगे ललितपुर की जनता और हम सभी लोग नवनीत किलेदार जी को कहां पर देखेंगे? एक जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, या इससे आगे? देखिए, चुनाव बहुत धूर्तता का और बहुत पैसे का हो गया है, और ना तो हमारे खून में धूर्तता है और ना इतने पैसे हैं। इसलिए मैं नहीं लगता कि कभी अब अच्छे लोग चुनावी राजनीति में आ पाएंगे। लेकिन संगठन के माध्यम से जब तक भी शरीर में ताकत है और लोगों का प्रेम है, साथियों का साथ है, तब तक अपने लोगों की आवाज़ उठाती रहेंगे, ललितपुर के लोगों की आवाज़ उठाती रहेंगे। आपके गठबंधन के कुछ नेता रामचरितमानस पे या धार्मिक ऐसे अपवाद पैदा करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे उन नेताओं को? देखिए, गठबंधन के नेता नहीं, वो तो नेता ही है। वो जब नहीं मानते, भाई कोई, आप इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो विविधता में एकता का हमारा देश है। आप जब वो मानते नहीं हैं तो आप उन्हें मनाते क्यों हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में से आए ना, सपा में, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, तो नहीं मानते थे, आपके साथ आ गए, धुल गए, अब आपके पास से फिर चले गए, फिर बेईमान हुए। तो भाई ये तो आप सोचो, हम लोगों तो, हमारे तो राजनीति ही नहीं है, हम किसी से धर्म पूछ के नहीं करते। हमारी कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों के, सभी वर्ग के लोगों का स्वागत है और उनकी एक विचारधारा है। हम लोग संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं। जो नेहरू जी ने, अम्बेडकर जी ने, जो हमारे सेनानियों ने एक संविधान बनाया है, उससे सबको
लेकर के साथ में चलना चाहती है। और यही कारण है कि हम लोगों ने संविधान को माना था। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, इस देश में सैकड़ों पार्टियों का उदय हुआ, और आज जो दूसरी विचारधारा की पार्टी है वो सारी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अभी राहुल जी से तो दोनों जगह के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ें और वायनाड से भी लड़ें, और हो सकता है कि दोनों जगह से चुनाव लड़ें। प्रियंका जी के लिए रायबरेली के कार्यकर्ता वहाँ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि आप यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़िए। तो हमें तो खुशी होगी कि वो लोग आगे आए। गांधी परिवार त्याग तपस्या का परिवार है। 2-2, 3-3 लोग प्रधानमंत्री रहे, उसके बावजूद भी दोनों भाई बहन सड़क पर जनता की आवाज़ बना के घूम रहे हैं। आज छोटे छोटे कई पार्टियों के नेता मिल जाते हैं अपने सुख सुविधा के लिए। क्या प्रधानमंत्री के परिवार के लोग सुख सुविधा के लिए चुप नहीं रह सकते थे? लेकिन वो बराबर जो क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, जो पूंजीपतियों के हाथ में देश की संस्थाएं बेची जा रही हैं, जहाँ से नौकरियाँ निकलती हैं, तो वो सब मिला रहे हैं, दे रहे हैं, और उसके खिलाफ राहुल जी बराबर मांग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका न्याय हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धन्यवाद। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जी नवनीत किलेदार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।